नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में सियासी, समाजी और मुआशी सूरत हाल पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स के अलावा दीगर अहम तरीन खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के सरपरस्त मौजूदा हुक्मरान। पाकिस्तानी फौज के बढ़ते जुल्म जब्र पर सिंध सूबे में जोर पकड़ रहा गुस्से का तूफान। और इधी फाउंडेशन के चीफ ने कहा, कोविड-19 की रोकथाम में नाकाम पाकिस्तान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं इमरान खान की तानाशाही हुकूमत की गलत पॉलिसियों को लेकर पाकिस्तानी अवाम और अपोजिशन जमातों में बढ़ती बेइत्मीनानी का। इसी बेइत्मीनानी के मद्देनजर एक तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टियां पाकिस्तानी फौज की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत को हर मोर्चे पर नाकाम करार दे रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज और इमरान खान की हुकूमत पर तालिबान और अलकायदा जैसी खूंखार दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही करने के संगीन इल्जामात लगा रही है। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत को दहशतगर्दों की सरपरस्ती के लिए सीधे तौर पर मोरिद इल्जाम ठहराया है हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आज़म मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत तालिबान के खूंखार कमांडर एहसानुल्लाह एहसान के जेल से फरार होने का ड्रामा किया और अब एहसानुल्लाह एहसान अपोजिशन जमातों को मुसलसल धमकियां दे रहा है। इन्होंने तो एहसानुल्लाह एहसान को तो NRO दे दिया है, उसको आजाद करवा दिया है। मैंने इस असेंबली में क्वेश्चन डाला था, आज तक वो क्वेश्चन इस हाउस का एजेंडा में नहीं आया है। जिस दिन एहसानुल्लाह एहसान को कैद से रहा किया गया, मैंने क्वेश्चन इस हाउस में डाला था और आज तक उसका जवाब नहीं आया कि क्या एहसानुल्लाह एहसान किसके कैद में था, कैसे आजाद हुआ, ये क्या 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 कोशिश कर रहे हैं उनको फिर से गिरफ्तार करने के लिए। आज भी वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप तकरीर करते हो, वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो फिर एहसानुल्लाह एहसान से धमकी आता है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में तालिबान और अलकायदा दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी पार्टी PPP और PML नवाज की साबिका हुकूमतों के दौर में चलाए गए फौजी ऑपरेशंस का हवाला दिया अपोजिशन पार्टी PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने, क्योंकि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज होने के लिए PTI के चेयरमैन इमरान खान न सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत करते रहे, बल्कि अपनी पार्टी की सूबाई हुकूमत वाले खैबर पख्तूनख्वा में नेटो फौज के सप्लाई रूट्स पर पाबंदी लगाकर दहशतगर्दों की खुलेआम हिमायत करते रहे। ये आज से नहीं शुरू दिन से इन दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। इन्होंने हर वो की कोशिश किया, चाहे वो स्वात का ऑपरेशन मोड हो जहां हमारा सफाई इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे थे, या ज़र्ब अज़्ब का ऑपरेशन हो। इनका वजीर आजम ने हर बयान में उन दहशतगर्दों को मुखालफत तक नहीं की, मज़ाहमत तक नहीं की जो हमारे कौम के बच्चों को शहीद कर रहे थे। इमरान खान की पार्टी PTI की खैबर पख्तूनख्वा सूबे में हुकूमत के दौरान 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में APS यानी आर्मी पब्लिक स्कूल पर
तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से किए गए खौफनाक हमले का खास तौर पर जिक्र किया पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने, क्योंकि इस अलमनाक हमले में पाकिस्तानी तालिबान के दहशतगर्दों ने कई टीचर्स समेत 150 से ज्यादा तलबा और तालिबात को बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया था। लेकिन इस बहिमाना कत्लेआम जैसे दर्जनों हमलों की जिम्मेदारी लेने वाले तालिबानी कमांडर एहसानुल्लाह एहसान को पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत ने बाइज्जत आज़ाद करके मुतासिरा खानदानों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। एहसानुल्लाह एहसान और उसका ऑर्गेनाइजेशन ने जो मेरे जमात के साथ किया, मेरे जमात के कारकुनों के साथ किया है, वो इस कौम की तारीख में लिखा हुआ है। हमारा खून खून का जवाब भी ना दे, लेकिन एपीएस के बच्चों के वालिदैन को आपको जवाब देना पड़ेगा। एपीएस के बच्चों के वालिदैन को आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके हुकूमत के दौरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द कैसे बाहर निकला और आपका सियासी काम कैसे कर रहा है, इसका जवाब इस हुकूमत को देना पड़ेगा। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से अलकायदा जैसी बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम के सरगना उसामा बिन लादेन को शहीद बताए जाने पर भी सख्त सियासी तनकीद की पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज समेत कराची में पिछले कुछ अरसे से बढ़ते दहशतगर्दाना हमलों को सिंध सूबे में अपनी पार्टी पीपीपी की सूबाई हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की इमरान खान हुकूमत की सोची समझी मंसूबा बंदी का हिस्सा बताया, क्योंकि मौजूदा दौर में पाकिस्तान में सिंध ही वो वाहिद सूबा है जहां अपोजिशन पार्टी की सूबाई हुकूमत है। इसलिए वजीर आज़म इमरान खान सिंध सूबे में पीपीपी की हुकूमत को गिराने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के सरबराहान के साथ खुफिया बातचीत में आए रोज नई नई साजिशें कर रहे हैं। अब बात सिंध सूबे की, जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बढ़ते जुल्म जबर को लेकर हाहाकार मच रहा है। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां एक तरफ अपने पाले हुए दहशतगर्दों के जरिए अमन पसंद सिंध सूबे में दहशतगर्दाना हमलों के जरिए बदअमनी की आग भड़काने की साजिशें कर रही हैं, दूसरी तरफ सिंध की सियासी और कौम परस्त जमातों के कारकुनों को जबरन अगवा करके उन्हें तशद्दुद का शिकार बना रही हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ सिंध सूबे में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मुसलसल शिद्दत अख्तियार कर रहा है। ये सच्चाई सिंध सूबे के हैदराबाद शहर में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। सिंध नेशनल वॉइस के मुश्तरका बैनर तले मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहिरों में इग़वाशुदा लापता सिंधी सियासी कारकुनों और इंसानी हुकूक अहलकारों के लवाहिकीन ने बड़ी तादाद में हिस्सा लेकर अपने प्यारों की फिलफौर बाजियाबी की मांग की। इस मौके पर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के टॉर्चर सेलों से रिहाई पाने वाले कुछ सिंधी कारकुनों ने अपनी आप बीती भी सुनाई। मुझे इन्होंने उठाया, मेरी आंखें बंद करके इन्होंने एक अंधेरे कमरे में 10.5 महीने रखा। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। उसके बाद भी इन्होंने मुझे ऐसे सर्द खाने में 6 महीने ऐसे सर्द खाने में रखा, जहाँ एसी भी, एक तो सर्दी थी, एसी भी चल रही थी और पंखा बंद होने नहीं दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हबस हो गया, आपका सांस रुक गया, हम इधर मर रहे हैं, धड़क रहे हैं पूरा दिन। ऐसी उन्होंने ऐसी सजाएं सख्त हमें दी, जैसे हम दुश्मन के बच्चे हो, जैसे हम कोई किसी और मुल्क के बच्चे हो। ठीक है, हमें इख्तलाफ है तो बात करो, क्या इख्तलाफ? मौजूदा दौर में पाकिस्तानी इख्तदार पर काबिज पंजाबी आर्मी स्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत के सिंध सूबे के तई सौतेले सुलूक और जुल्म ज़्यादती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे अब रोज का मामूल बन चुके हैं। जीए सिंध मुत्तहदा महाज के आला लीडर नवाब महार, आकिब चांडियो और शकील हैदर समेत सैकड़ों अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाज का सिलसिला
थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि सियासी पार्टियां तक सिंधी कारकुनों को उनके हाल पर छोड़ चुकी हैं। वो बच्चे, वो बहनें, वो माएँ जो मेरे लिए फुटपाथों पर बैठती थी, मेरी बेटी भी बैठती थी, मगर उसके साथ बहुत सारी और सिंध की बेटियां बैठती थी। मेरे ज़मीर ने मुझे कहा, तब मेरे ज़हन ने मुझे कहा कि मुझे इसी तरह ही मर जाना है जिसी तरह करोड़हा लोग मर जाते हैं, क्योंकि इस वक्त ये लोग जो हैं इनके पास पड़े हैं और कोई इनके लिए, बड़ी पार्टियां इनके लिए इस इशू पर बात नहीं करती। सिंध सूबे की राजधानी कराची में भी JSMM यानी GA सिंध मुत्तहदा महाज के लापता लीडरों और सिंधी कारकुनों की बाजियाबी के लिए हड़ताली कैंप लगाया गया और इस कैंप में लापता सिंधी लीडरान की रिहाई के लिए भूख हड़ताल तक की गई। हड़ताली कैंप में शरीक कुछ सिंधी मुजाहिरीन सब्र का पैमाना लबरेज होने पर अपने आंसुओं के सैलाब को रोक न सके। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने मेरे साथ वादा भी किया था कि वो मेरे वालिद को बाजियाब करा देंगे, लेकिन आज 8 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद मेरे वालिद ताहाल पाकिस्तान के टॉर्चर सेलों में बंद हैं और उनका कोई हाल अहवाल नहीं है। आप लोगों को पता है, हम लोग 8 सालों से यही इस रात को खत्म करते हैं और यही सोचते हैं कल शायद एक ऐसा सूरज निकले जो मेरे वालिद की बाजियाबी के लिए हमें रोशनी दे दे। लेकिन ऐसे 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सूरज तुलू नहीं हुआ जो मेरे वालिद की बाजियाबी की खबर ला सके। पाकिस्तान के सिंध सूबे में ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब सूबे के जनूबी हिस्से समेत गैर कानूनी कब्जे वाले मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक में आजादी के लिए अलहदगी की लहर जोर पकड़ चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तान के चारों सूबों की महकूम कौमों के बैरूनी मुल्कों में रिहायश पजीर जिलावतन लीडरान इंसानी हुकूक के आलमी इदारों के सामने एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और रूबरू होते हैं पाकिस्तान में कुदरती आफत और मुसीबत की हर घड़ी में इंसानी खिदमात की अलामत माने जाने वाले गैर सरकारी इदारे इधी फाउंडेशन के सरबराह फैसल इधी से। आलमी वबा कोविड-19 के फैलाव की वजह से पाकिस्तान में पैदाशुदा संगीन सूरत हाल में भी इधी फाउंडेशन पेश नजर आ रहा है। इसलिए फैसल इधी से जानते हैं पाकिस्तान में नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम में नाकामी के वजूहात। ये है पाकिस्तान के सबसे बड़े और जाने माने इंसानी फलाह बहबूद के गैर सरकारी इदारे एडी फाउंडेशन के सरबराह फैसल एडी, जो कोविड-19 जैसी आलमी वबा के पाकिस्तान में फैलाव को रोकथाम में जुटे रहने की वजह से खुद मुतासिर रह चुके हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तान रिपोर्टर की टीम ने एडी फाउंडेशन के सरबराह फैसल एडी के साथ खुसूसी मुलाकात की तो फैसल एडी ने पाकिस्तान में नोवेल कोरोना वायरस की वजह से पैदाशुदा मौजूदा सूरत हाल और उसकी रोकथाम को लेकर इमरान खान की वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान जारी सियासी महज आराई पर तफसीली गुफ्तगू की। सबसे पहले जब पाकिस्तान में कोरोना की पहला मरीज़ रिपोर्ट हुआ 26 फरवरी को, उस वक्त बहुत ज़्यादा खौफ था और लोग परेशान थे, ख़ासकर हेल्थ डिपार्टमेंट के और हेल्थ से जो रिलेटेड लोग थे, एम्बुलेंस के जो लोग थे, कि हमें अब इस चीज़ का काउंटर करना है और ये जानलेवा बीमारी है जो कि नुकसान पहुंचाती है। सेकंड केस जो रिपोर्ट हुआ वो हुआ 28 फरवरी को। उस केस को मैंने ख़ुद अटेंड किया और उसको ट्रांसपोर्ट किया, सिविल हॉस्पिटल हम ले गए और वो हमारे मोहल्ले में ही था, एक जो ईरान से आया हुआ था और वो राज़ी नहीं था जाने के लिए, लेकिन जो है वो पुलिस और दीगर हुकाम जो है वो आए हुए थे और उन्होंने ले जाके उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया।
شروع کے یہ جو دن تھے اس میں لوگوں کے اندر بہت سارے کنفیوژنس پیدا ہو گئے اور خوف پیدا ہو گیا کہ ایک تو یہ بیماری مار رہی ہے اور اوپر سے گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سختیاں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں گورنمنٹ سے بھی بچنا ہے، ایک بیماری سے بھی بچنا ہے اور گورنمنٹ سے بھی بچنا ہے. تو اس سے لوگوں میں یہ جو خوف تھا، تو بہت سارے لوگوں نے بہت غلط قسم کے جو ہے وہ مس کنسیپشنز جو ہے وہ غلط فہمیاں پھیلائیں سوشل میڈیا کے ذریعے، جو کہ وہ سنتے رہے اور ان کو نوٹ کرتے رہے اور ان کی یادداشت کا حصہ بنتے رہے. اور آج یہ سچویشن ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں، کوئی بھی کرونا کا ٹیسٹ کرانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اگر پازیٹیو آ گیا تو حکومت بند کر دے گی، کھانا نہیں دے گی، چیزیں نہیں دے گی، فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی، مجھے کوئی بیماری ہو جائے گی تو اس کا بھی علاج نہیں ہوگا. تو اس لیے لوگ چھپاتے ہیں، اور جب اکثر تو لوگ صحیح ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بیماری جو ہے وہ مور دین 90% لوگوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن کچھ ہی لوگوں کو یہ جو ہے وہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ جب چھپاتے ہیں اور ان کی حالت جب خراب ہوتی ہے اور وہ الٹی سیدھی دوائیاں آزماتے ہیں، لوگوں کے ٹوٹکے آزماتے ہیں، حکیموں کے ٹوٹکے آزماتے ہیں، جس سے سچویشن خراب ہوتی ہے، مریض جو ہے وہ زیادہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور پھر عین وقت پہ جب اس کو سانس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس سے نمونیا اور پھیپھڑوں کے اندر اس نے جو نقصان پہنچایا ہوتا ہے اس کی وجہ سے مریض جب خراب ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ گھر والے اس کے لے کے بھاگتے ہیں. اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ اس میں کرونا کے ڈاکٹرز ہاسپٹلز والے جب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کرونا کے سمٹمز ہیں تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور کرونا وارڈ والے بھی اس کو داخل اس لیے نہیں کرتے کہ اس کا ٹیسٹ ہوا نہیں ہوتا. تو اینڈ ٹائم پہ یہ لے کے بھاگتے ہیں، ان کو میڈیکل اٹینشن نہیں ملتی، میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ملتی، لوگ ڈر جاتے ہیں، میڈیکل سٹاف والے ڈر جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ بہت ساری ڈیتھس ہو رہی ہیں. پاکستان میں جو سرکاری اعداد و شمار ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ کرونا کے کیسز پاکستان میں موجود ہیں، اور لوگ ٹیسٹ نہیں کروا رہے، اور دوسرا ٹیسٹ ہو بھی نہیں رہے. بہت سارے ابھی بھی جو ہے وہ، حالانکہ پتہ نہیں، گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ ہم روز کے 25,000 30,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کس کے ٹیسٹ کر رہے ہیں. لوگ جن کو ٹیسٹ کروانا ہے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل، دوسرے سے تیسرے ہاسپٹل، ان کو صحیح طرح رسپانس نہیں ملتا، اس لیے جو ہے وہ پھر وہ ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے. ایک تو یہ وجہ بھی ہے کہ ٹیسٹ نہیں کرواتے، دوسرا خوف کے مارے بھی ٹیسٹ نہیں کراتے کہ اگر پازیٹیو آ گیا تو مجھے بند کر دیں گے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. حکمرانوں کے سوتیلے سلوک پر سڑکوں پر اترے پاکستانی بینکٹ ہالز کے مالکان. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ کا. خبریں پاکستانی اخباروں سے سیگمنٹ میں پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر سرسری نظر ڈالنے کا. پاکستانی اخبارات میں گزشتہ برس سامنے آئے بلوچستان یونیورسٹی میں طالبات کے جنسی استحصال کے سنسنی خیز اسکینڈل میں تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کی خبر کو سرخیاں بنایا گیا. خبروں کے مطابق بلوچستان یونیورسٹی اسکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ میں یونیورسٹی کے 2 ملازمین کو ملازمت سے برطرف کرنے اور 2 ملازمین کی انکریمنٹ پر روک لگانے کی سفارش کی گئی ہے. اسی طرح بلوچستان یونیورسٹی کے برطرف کیے گئے وائس چانسلر پروفیسر جاوید اقبال سے تمام اعزازات واپس لے کر ان کے خلاف عدالتی تحقیقات کرانے کے احکامات صادر کیے گئے ہیں. پاکستانی اخباروں میں پنجاب صوبے سمیت پورے ملک میں پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے عید الاضحیٰ سے قبل مکمل لاک ڈاؤن لگائے جانے کی خبر سرخیوں میں چھائی رہی. خبروں کے مطابق NCOC یعنی نیشنل کنٹرول اینڈ آپریشن سینٹر کے چیف اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے بتایا کہ پاکستان میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لوگوں کو عید سادگی سے منانی ہوگی اور تفریحی مقامات پر جانے سے گریز کرنا ہوگا. لیکن پاکستانی عوام اور کاروباری طبقے نے عید سے پہلے 27 جولائی سے 5 اگست تک اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حکومتی فیصلے کو ناانصافی بتاتے ہوئے اسے مسترد کر دیا. پاکستانی اخباروں میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت والے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں زیر تعمیر BRT منصوبے کے ملازمین کے احتجاج کی خبر سرخیوں میں چھائی رہی.
खबरों के मुताबिक BRT मंसूबे में काम करने वाले मुलाजमीन ने कई महीनों से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाजन BRT कॉरिडोर बंद कर दिया। एहतजाजी मुलाजमीन ने BRT इंतजामिया और खैबर पख्तूनख्वा सूबे की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। BRT मंसूबे में काम करने वाले 70 सिक्योरिटी गार्ड्स और 350 दीगर मुलाजमीन ने 5 महीने की तनख्वाहें न मिलने पर पूरे सूबे में एहतजाज करने की वार्निंग दी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मुकीम भगवान बुद्ध के कदीम बुद्ध को फिरका परस्ती के जुनून में तोड़े जाने की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक इमारत की तामीर के लिए खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध का कदीम बुद्ध मिला, लेकिन शिद्दत पसंदों ने गैर इस्लामी बताकर इस बुद्ध को हथौड़ों से तोड़ दिया। 200 साल कबल मसीह के भगवान बुद्ध के कदीम बुद्ध की पाकिस्तान में बेहुरमती पर भारत में जिला वतन तिब्बत के बौद्ध मजहबी रहनुमाओं ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। एक बार फिर रुक करते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में मुआशी बदहाली से 2-4 मैरिज एंड बैंकेट हॉल्स एसोसिएशन की जानिब से किए गए हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों का। खास बात ये रही कि ऑल पाकिस्तान मैरिज एंड बैंकेट हॉल्स एसोसिएशन के बैनर तले कराची की सड़कों पर किए गए एहतजाजी मुजाहिरों में हजारों मुजाहिरीन ने हिस्सा लिया और पाकिस्तानी हुक्मरानों से लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता कई महीनों से बंद पड़े तमाम मैरिज हॉल्स को फिलफौर खोलने की इजाजत दिए जाने की मांग की। देगची और पतीले लेकर सड़कों पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर पाकिस्तान की तिजारती राजधानी कराची के हैं और कराची में सरापा एहतजाज मुजाहिरीन हैं पाकिस्तानी मैरिज होम्स और बैंकेट हॉल्स के मालिकान और मुलाजमीन। कराची में ये एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा के फैलाव से बचने के लिए लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए तमाम मैरिज हॉल्स खोलने की मांग को लेकर किए गए। गुज़श्ता कई महीनों से मुसलसल लॉकडाउन के सबब उनका कारोबार पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुका है और इस शोबे से जुड़े हजारों पाकिस्तानी अफराद की रोजी रोटी बुरी तरह मुतासिर होने की वजह से फाका कशी की नौबत आ चुकी है। आज हम अपनी इंडस्ट्री के लिए आवाज उठाने के लिए आए हैं। 13 मार्च से ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसको 4 महीने से गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। हम अपनी इंडस्ट्री से जुड़े 6.5 लाख दिहाड़ीदार तबके और खानदानों के लिए आवाज उठाने के लिए आए हैं। हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, इमरान खान साहब से सवाल करते हैं कि ये वही दिहाड़ीदार तबका है जिसके लिए आप इलेक्शन में आवाज उठाते हैं। आज हम इनके लिए अमली तौर पे आवाज उठाने के लिए आए हैं। ये गुर्बत और फाका कशी का शिकार है। शादी हालों की एक बड़ी तादाद रेंट के ऊपर है। जो शादी हाल रेंट पे है उनके मालकान भी इस वक्त फाका कशी का शिकार है। हम उनके लिए आवाज उठाने के लिए आए हैं और आप यकीन माने ये वो इंडस्ट्री है जिसको किसी किस्म का कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया गया। तमाम इंडस्ट्रीज को कोई ना कोई SOP के साथ, रिलीफ के साथ खोला गया। हमारे साथ जो है बिल्कुल सौतेला वाला सलूक किया गया है। कोविड-19 जैसी आलमी वबा की आमद के साथ ही दुनिया के तमाम मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी एहतियाती तदाबीर के तौर पर तकरीबन 4 महीने से मैरिज हॉल्स बंद पड़े हैं। नतीजतन इस शोबे से वाबस्ता हजारों लाखों पाकिस्तानी अफराद रोजी रोटी से महरूम हैं और बैंक्वेट हॉल्स के मालिकान को भी करोड़ों अरबों रुपए का माली नुकसान हुआ है। इन मुश्किल हालात में इस शोबे से वाबस्ता पाकिस्तानियों का कहना है कि उनके पास एहतजाज के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल नहीं बचा। ये एहतजाज सिर्फ प्रेस क्लब कराची में नहीं हो रहा, ये तमाम पाकिस्तान में हम सरापा एहतजाज है। 13,000 शादी हाल है पूरे पाकिस्तान में। कोई शहर, कोई सूबा ऐसा नहीं है जहाँ से शादी हाल वाले नहीं उठे। हम लोगों का मौक़िफ़ ये है कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये हमें डेट अनाउंस नहीं करेंगे। हम नहीं उठेंगे। हम 4 माह से अपने घरों में बैठे में, तो 1 माह यहाँ पे भी बैठने के लिए तैयार है हम और हमारे तमाम लेबर। हम आला हुकाम तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे 4 महीने से जो शादी हाल बंद है इनको फौरी तौर पे खोला जाए। देखिए, हमने बहुत सारे ड्राफ्ट दिए हैं इनको, हमने एप्लीकेशन अपीलें दी हैं, रिसीव करवाई हैं।
اب تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. انہوں نے ہم سے آخری بات جو کی تھی وہ 24 رمضان کو کی تھی. اس کے بعد انہوں نے تمام بیسکس اور SOPs کے ساتھ تمام کاروباروں کو انہوں نے بریتھنگ اسپیس دیا ہے, ہمارے کاروبار کو نہیں کھولا. کیا یہ سمجھتے ہیں منڈی کو کھول کے کیا ہم لوگ جانور سے بدتر ہیں؟ ہمارے جو شادی ہال کے ملازمین ہیں, الائٹ انڈسٹری ہیں, شادی ہال والے ہیں, کیا ان کا جینے کا حق نہیں ہے؟ میرج اور بینکٹ ہالز کے مالکان کا کہنا ہے کہ جب پاکستان کے چاروں صوبوں میں بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں بحال ہو چکی ہیں, ایسے میں صرف انہی کے شعبے پر پابندی امتیازی سلوک اور ظلم و زیادتی ہے, کیونکہ گزشتہ کئی مہینوں سے نافذ حکومتی پابندی کی وجہ سے بیشتر شادیاں کینسل ہو چکی ہیں. نتیجتاً جن لوگوں نے ایڈوانس بکنگ کرائی تھی وہ اپنی رقم واپس مانگ رہے ہیں. ان مشکل حالات میں پاکستان میں میرج ہالز مالکان اور ملازمین کا کہنا ہے کہ یا تو حکومت انہیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ کام شروع کرنے کی فی الفور اجازت دے یا انہیں کوئی امدادی پیکیج فراہم کرائے. ہماری ڈیمانڈ جو ہماری پہلی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے تمام شادی ہالوں کو SOPs کے ساتھ فوری طور پہ کھولا جائے. دوسری ڈیمانڈ ہماری الائٹ انڈسٹری اور ہماری تمام لیبر جس میں ویٹرز ہیں, ان تمام کے لیے بیل آؤٹ پیکیج اناؤنس کیا جائے. ہمارے شادی ہال مالکان جو اپنی خود سے 4 مہینے سے رینٹ دے رہے ہیں ان کے لیے بیل آؤٹ پیکیج اناؤنس کیا جائے. ہماری چوتھی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ فیڈرل ہیں یا وہ جو ہے وہ صوبائی ہیں, تمام ٹیکسز کو 1 سال کے لیے ویو آف کیا جائے. پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کاروباریوں اور دہاڑی مزدوروں کے نام پر پہلے لاک ڈاؤن کی مخالفت کرتی رہی, لیکن جب پاکستانی فوج اور صوبائی حکومتوں نے نوول کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن لاگو کر دیا تو عمران خان کی حکومت ٹھگی سی رہ گئی. یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وفاقی وزراء چھوٹے کاروباریوں, غریبوں اور دہاڑی مزدوروں کو مالی مدد فراہم کرانے کے کھوکھلے دعوے کرتی رہی. لیکن پاکستان میں عمران خان حکومت کے کھوکھلے دعووں کی پول کھولنے کے لیے اب کاروباریوں اور دہاڑی مزدوروں نے سڑکوں پر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کو لے کر اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.